अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ सुफ़ियान रशीद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल वायरस। तो आज हम फर्स्ट ईयर की ओल्ड बुक जो है हमारी उसके चैप्टर नंबर 2 जो कि है बायोमॉलिक्यूल्स एंड चैप्टर नंबर 3 जो कि एंजाइम उसके बुक के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एमडी कैट और अदर जितने भी टेस्ट होते हैं बीएस के लिए उसमें जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं बुक्स के एमसीक्यूज़। तो ये प्रैक्टिस में आपके हेल्प करेंगे। तो आइए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, वो है बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 2 से। तो आइए इसको देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट? तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड जो होते हैं उसे हम सिंपल शुगर्स भी कहते हैं और ये फर्दर हाइड्रोलाइज़ नहीं होते हैं। देन हमारे पास है ऑप्शन बी डाइसैकेराइड। जब 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो वो डाइसैकेराइड बनाते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज़ और ग्लूकोज़ जब मिलता है तो वो सक्रोज़ बनाता है, उसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन सी है स्टार्च। स्टार्च जो है ये एग्ज़ाम्पल है पॉलीसैकेराइड्स की। देन हमारे पास ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड सब ये कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं। देन हमारे पास सेकंड एमसीक्यूज़ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग अनसैचुरेटेड फैट्स इज़ करेक्ट? तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है दे आर मोर कॉमन इन एनिमल देन प्लांट्स। तो एनिमल्स में जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो ये तो करेक्ट ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन बी है दे हैव डबल बॉन्ड्स इन द कार्बन चेन्स ऑफ देयर फैटी एसिड्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स में जो होते हैं वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसका ये करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास ऑप्शन सी है दे जनरली सॉलिडिफाई एट रूम टेम्परेचर। ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि अनसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं और सॉलिड जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। देन हमारे पास ऑप्शन डी है दे हैव फ्यूअर फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स पर फैट मॉलिक्यूल्स। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैट्स में दोनों में जो होते हैं फैटी एसिड्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ है ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स आर क्लासिफाइड एज। तो सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन होते हैं मेल में, और जो फीमेल में होते हैं वो होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होते हैं। तो आइए इसका करेक्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं कौन सा है। हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो है प्रोटीन। ऑप्शन बी जो है वो है ट्राइग्लिसराइड। ऑप्शन सी जो है वो है स्टेरॉइड्स एंड ऑप्शन डी जो है वो है कार्बोहाइड्रेट। तो सेक्स हार्मोन्स जो कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो आते हैं वो आते हैं स्टेरॉइड में। स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं ये, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। देन हमारे पास फोर्थ एमसीक्यूज़ है व्हिच ऑफ दिस टर्म्स इंक्लूड ऑल अदर इन द लिस्ट? तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी है प्यूरिन। ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड एंड ऑप्शन डी है नाइट्रोजिनस बेस। तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो हमारे पास पॉलीमर है और इसका जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स के जो फर्दर पार्ट है उसमें जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस भी होता है, और नाइट्रोजिनस बेस की जो टाइप होती है वो प्यूरिन होती है, प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूक्लिक एसिड। देन हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज है द डिफरेंस बिटवीन वन अमाइनो एसिड एंड अदर इज फाउंड इन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप जो होता है वो सब अमाइनो एसिड में वो एक ही जैसा होता है। ऑप्शन बी है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप भी सब अमाइनो एसिड्स में सेम होते हैं। ऑप्शन सी है आर ग्रुप जिसे हम रेडिकल्स भी कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी आर ग्रुप। देन हमारे पास ऑप्शन डी है पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स भी जो होते हैं वो सेम होते हैं हर में। देन हमारे पास सिक्स एमसीक्यूज है न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कंबाइंस टू फॉर्म। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है ग्लाइकोप्रोटीन। दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जब ग्लाइकोजन और प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं तो उसे हम ग्लूकोप्रोटीन्स कहते हैं। देन हमारे पास ऑप्शन बी है ग्लाइकोलिपिड्स। जब ग्लाइकोजन और लिपिड्स कंबाइन होते हैं तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। ऑप्शन सी है लिपोप्रोटीन्स। जब लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं तो उसे हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। एंड हमारे पास ऑप्शन डी है न्यूक्लियोप्रोटीन। जब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स कंबाइन होते हैं तो हम उसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। देन हमारे पास सेवेंथ एमसीक्यू है द प्रोसेस ऑफ एमआरएनए डायरेक्टेड पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस बाय राइबोसोम इज कॉल्ड। तो प्रोटीन सिंथेसिस में जो पहला जो स्टेप होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो उस ट्रांसक्रिप्शन में जो होता है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी होती है जिसे हम एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए जो होता है वो डीएनए से इंफॉर्मेशन कॉपी करता है और उस वक्त वो न्यूक्लियस में होता है। देन वो न्यूक्लियस से वो साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम में। देन फिर राइबोसोम में आरएनए और टीआरएनए दोनों इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं और उससे एक प्रोटीन बनता है। तो जहाँ पर एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है वो प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसलेशन में होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी
ट्रांसलेशन। देन हमारे पास 8 एमसीक्यूज है, नाइट्रोजीनस बेस नॉट प्रेजेंट इन आरएनए। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एडेनिन, ऑप्शन बी है गुआनिन, ऑप्शन सी है यूरासिल एंड ऑप्शन डी है ऑप्शन डी है थायमीन। तो आरएनए और डीएनए में जो होते हैं एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये जो सेम होते हैं, बट आरएनए में जो होता है वो थायमीन नहीं होता है, यूरासिल होता है, और डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, थायमीन होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, थायमीन। देन हमारे पास 9 एमसीक्यूज है, अ काइंड ऑफ लिपिड यूटिलाइज्ड इन सिंथेसिस ऑफ रबर इज। ये एग्जैक्ट बुक की लाइन है। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अकाइल ग्लाइकोल, ऑप्शन बी है वैक्सेस, ऑप्शन सी है फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑप्शन डी है टर्पेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन जी, डी टर्पेंस। देन हमारे पास 10th एमसीक्यूज है, टाइप ऑफ पॉलीन्यूक्लाइड एक्टिंग एज मैसेंजर। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एडीपी, ऑप्शन बी है एटीपी, ऑप्शन सी है एनएडी एंड ऑप्शन डी है एमआरएनए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एमआरएनए। जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया कि एमआरएनए जो होता है वो डीएनए से मैसेज को कॉपी करता है और वो साइटोप्लाज्म में मूव कर जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी। देन हमारे पास 11th एमसीक्यूज है जो कि एंजाइम चैप्टर नंबर 3 से। तो आइए इसके एमसीक्यूज को आप देख लेते हैं। विच मॉलिक्यूल्स बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है एलोस्टेटिक एक्टिवेटर, ऑप्शन बी है एलोस्टेटिक इनहिबिटर, ऑप्शन सी है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एंड ऑप्शन डी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो एक्टिव साइड में जो बाइंड करता है वो करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और एलोस्टेटिक साइड जो होती है उसमें जो बाइंड करता है वो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है, या फिर उसे एलोस्टेटिक इनहिबिटर भी कहते हैं। देन हमारे पास 12th एमसीक्यूज है, विच मेटाबॉलिक प्रोसेस इन बैक्टीरिया इज डायरेक्टेड इनहिबिटेड बाय एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑप्शन बी है एटीपी हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन सी है सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड ऑप्शन डी है सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल वॉल। तो जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो, और जब हम पेनिसिलिन लेते हैं तो पेनिसिलिन जो होता है वो बैक्टीरिया को सेल वॉल बनाने नहीं देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की जो है लाइसिस हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देन हमारे पास 13 एमसीक्यूज है, हाउ डज एन एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बाय एडिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ऑप्शन बी है बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट, ऑप्शन सी है बाय डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ऑप्शन डी है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायरमेंट। देन हमारे पास 14 एमसीक्यूज है, एन एलोस्टेटिक साइट ऑन एन एंजाइम इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है द सेम एज द एक्टिव साइट्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी है वेयर एटीपी अटैच एंड गिव्स अप इट्स एनर्जी, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी है ऑफन इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिटर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ये फीडबैक इनहिबिटर में इन्वॉल्व होता है। देन हमारे पास ऑप्शन डी है एट द अपोजिट साइड ऑफ एक्टिव साइट। एलोस्टेटिक साइड जो है वो एकदम अपोजिट साइड में नहीं होते हैं, वो अपोजिट साइड से थोड़ा आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन हमारे पास 15 एमसीक्यूज है, टेम्परेचर बियॉन्ड ऑप्टिमम। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होता है। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कैन अफेक्ट द शेप ऑफ एंजाइम, ये करेक्ट ऑप्शन है, इसकी शेप को ये अफेक्ट करेगा। ऑप्शन बी है लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन हमारे पास ऑप्शन सी है मेक सेल लेस सस्पेक्टेबल टू डिजीज। तो जब ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर, उससे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसे हम फीवर भी कहते हैं, तो माइनर फीवर जो होता है वो हमारे बॉडी के लिए सही होता है, लेकिन अगर माइनर फीवर से ज़्यादा बहुत ज़्यादा फीवर हो जाए तो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वो बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर बताया गया है, लेकिन इतना ये नहीं बताया गया है कि इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर कहाँ तक कम या ज़्यादा, ये नहीं बताया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए ओनली, क्योंकि ऑप्शन सी में जो है वो मेंशन नहीं किया गया है कि कितना ऑप्टिमम कितना बियॉन्ड होगा वो। देन हमारे पास 16 एमसीक्यूज है, न्यूक्लिक एसिड विच आल्सो सर्व एज एंजाइम्स आर। आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूक्लियर प्रोटीन, ऑप्शन बी है राइबोजाइम, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है कोएंजाइम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी राइबोजाइम। देन हमारे पास 17th एमसीक्यूज है, द एक्टिविटी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एंजाइम इन अ सेल इज रेगुलेटेड बाय। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फीडबैक इनहिबिशन, ऑप्शन डी है पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन सी है नेगेटिव फीडबैक एंड ऑप्शन डी है फीडबैक कंट्रोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए फीडबैक इनहिबिशन। देन हमारे पास 18 एमसीक्यूज है, द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रोस्टेटिक ग्रुप, ऑप्शन बी प्रोस्टेटिक ग्रुप जो होता है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, ऑप्शन बी है कोएंजाइम, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है,
ऑप्शन सी है कोफैक्टर, ये भी नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम। देन हमारे पास 19 एमसीक्यूज है, द प्रोटीन पार्ट ऑफ फॉलो एंजाइम इज। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राइबोजाइम, ऑप्शन बी है एपोएंजाइम, ऑप्शन सी है अकाइल ग्लाइकोल एंड ऑप्शन डी है कोएंजाइम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, एपोएंजाइम, जिससे हम प्रोटीन पार्ट भी कहते हैं। देन हमारे पास 20 एमसीक्यूज है, मैग्नीशियम इज एन इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर फॉर द एंजाइम। तो आइए इसके ऑप्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैंगनीज, ऑप्शन बी है फॉस्फेटेस, ऑप्शन सी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंड ऑप्शन डी है हेक्सोकाइनेज। तो मैग्नीशियम जो होता है वो इनऑर्गेनिक एक्टिवेटर होता है फॉस्फेटेज का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस का जो एक्टिवेटर होता है वो जिंक-आइन होता है। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 2 बायोमोलिक्यूल्स एंड चैप्टर नंबर 3 एंजाइम के ओल्ड बुक के एमसीक्यूज जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।